आज हम लोग 12वां चैप्टर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रियल लाइफ में भी इसका बड़ा उपयोग है। डेटाबेस हम अगर आप बात करें तो ऐसा कोई जगह स्थान नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा या हमारी अपनी दिनचर्या में जिसमें हम डेटाबेस का यूज़ ना करते हो। डेटाबेस अगर समझना चाहें तो डेटाबेस कुछ नहीं है। डेटाबेस किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से रिलेटेड हो वो कहलाता है डेटाबेस। इसलिए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा विथ अ मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, कोई इसका मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। जैसे अगर हम टीचर स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को रखता है वो डेटाबेस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स देने वाले पेई एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, वो डेटाबेस हो गया। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है वो उसका डेटाबेस कहलाता है। आइए अब डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो तथ्य अर्थात डेटा और सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन का जो आरंभिक संकलन है, ठीक है, ये शुरुआत की बात करते हैं, रॉ फैक्ट कहलाता है। जो हम शुरुआत में किसी डेटा को स्टोर करते हैं वो कहलाता है रॉ फैक्ट। रॉ मतलब उसी से हम इंफॉर्मेशन को बनाते हैं। एक अन्य अर्थ में वह तथ्य जिसका स्वयं कोई विशेष अर्थ नहीं होता, मतलब अगर हम इंडिविजुअली की बात करें तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन परंतु एक निश्चित मान वैल्यू होता है, एक निश्चित आपका वैल्यू होता है। और कोई भी, जैसे अगर हम बात करें क्या डेटा कहलाता है, तो कोई भी संख्या, अक्षर, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि या चलचित्र, नंबर, लेटर्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो डेटा कहलाता है। मतलब ये सब डेटा के प्रकार हैं, नाम है। डेटा के अगर हम प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उन डेटा के उसके कई टाइप हैं। तो अगर हम टाइप की डिटेल में बात करें तो पहला है संख्यात्मक डेटा। संख्यात्मक डेटा का मतलब है न्यूमेरिक डेटा, मतलब जो ऐसे इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर होंगे वो कहलाएगा न्यूमेरिक डेटा। जैसे 0 से 9 तक कुल 10 अंकों से बना डेटा है, ठीक। तो संख्यात्मक डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं अर्थात अर्थमेटिकल ऑपरेशन की जा सकती है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर या परीक्षा में उनका प्राप्तांक संख्यात्मक डेटा, मतलब कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर स्टोर हो उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक डेटा। आगे हम बात करते हैं अक्षर डेटा अर्थात अल्फाबेट डेटा की हम बात करें। यह वर्णमाला के सभी अक्षरों से द्वारा बना होता है, इसमें सारे अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, या हिंदी वर्णमाला की बात करें तो क से लेकर क्या, ठीक है, मतलब जिसमें भी आपके क्या हो अक्षर का इस्तेमाल हो वो कहलाएगा अल्फाबेटिक डेटा। आगे बात करते हैं अल्फाबेटिक डेटा में, तो ये अक्षरों, संख्याओं तथा विशेष चिन्हों से, ठीक, मिलके बना होता है। ये इसे हम अल्फा न्यूमेरिक भी कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट्स भी हो और नंबर भी हो, ठीक। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर भी हैं, जुड़े हुए स्पेशल सिंबल्स भी हैं, तो उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। पर इनकी तुलना कंपेयर तो कर सकते हैं, भाई कितने कैरेक्टर का है, कितने डिजिट का है, तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब पर परफॉर्म नहीं करते। आगे हम बात करते हैं ध्वनि डेटा। ध्वनि डेटा या साउंड डेटा की हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर में जो भी संचित स्टोर की गई सभी प्रकार की ध्वनियाँ यानी साउंड शामिल होती है। इसमें जितने भी साउंड होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं रेखा चित्र डेटा अर्थात ग्राफिक्स डेटा की हम बात करें तो इसमें चित्र, रेखा चित्र ग्राफ के रूप में संचित स्टोर किए गए, मतलब इससे सारे चित्र से संबंधित इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। आगे हम बात करते हैं वीडियो डेटा। वीडियो इसे नाम ही बता रहा है, वीडियो हम सभी लोग देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पे आप भी वीडियो ही देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से ही हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो वीडियो इसके अंदर सभी प्रकार के चलचित्र अर्थात मूविंग पिक्चर से बने डेटा आते हैं जिसमें पिक्चर मूव करे। जैसे हमारा वीडियो चल रहा है तो हमारे वीडियो में मैं हाथ मूव करता हुआ आपको दिख रहा होगा। आगे इन्फॉर्मेशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि डेटा को जो हम प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है। सूचना उपयोगी डेटा का समूह है। सूचना क्या है? उपयोगी डेटा का एक समूह है जो डेटा के विश्लेषण अर्थात डेटा एनालिसिस और संकलन कंपाइलेशन के बाद
प्राप्त किया जाता है। इसके आधार पर कुल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कंप्यूटर उपयुक्त निर्देशों अर्थात इंस्ट्रक्शन और अनुदेशों के आधार पर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। जिसे हमने कहा 2+2, तो इसमें क्या करना है, 2 में 2 को जोड़ना है, तो 2+2 का आंसर 4 आएगा। हमने कहा 5 × 2 मतलब 10 आएगा। तो जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन होगा, जिस प्रकार का डेटा होगा, उसके आधार पर प्रोसेस होकर हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस जैसे हमने बताया कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कोई मीनिंगफुल हो। तो हम बात करते हैं किसी विशेष उद्देश्य अर्थात स्पेशल पर्पज के लिए एक स्थान पर संग्रहित स्टोर एक समान तथा आपस में संबद्ध डेटा को डेटाबेस कहा जाता है। डेटा को व्यवस्थित अरेंज कर उसे विभिन्न सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती हैं तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। मतलब हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं और जो भी पर्टिकुलर उनका जहां पर भी उपयोग होगा उसकी उपयोगिता के अनुसार उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे आते हैं, उससे बात हम लोग कर लेते हैं। संबंधित फाइल का समूह होता है, तो हमने बताया है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, डेटा बेस कहलाता है। आगे समय समय पर किसी फाइल में डेटा जोड़ना, डेटा को मिटाना और डेटा हटाना कहलाता है। तो ये सब चीजें जोड़ना, हटाना, डिलीट करना, ये क्या कहलाता है, अपडेशन कहलाता है, अपडेशन। ठीक, आगे बात करें डीडीएल का पूरा नाम। डीडीएल का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इससे नोन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल की बात करें, एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे बात करते हैं डीएमएल। डीएमएल का पूरा नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल की बात करें, डीसीएल का पूरा नाम क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल इज अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आइए आगे हम बात करते हैं ऐसी तालिका टेबल जिसके डेटा को दूसरे तालिका या टेबल में नहीं परिवर्तित किया सकता। तो अगर हम दूसरे टेबल न परिवर्तित कर सकें, इसका मतलब व्हाट इज दैट इज द बेस टेबल। आगे हम बात करते हैं डीसीएल। डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है, डेटाबेस के यूजर का एक्सेस प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट करना, डेटा के यूजर के एक्सेस का मैनेजमेंट करना। आगे हम अगर एसक्यूएल की बात करें तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो तालिका होती है अर्थात टेबल से पंक्ति रो को हटाने, रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हटाने के लिए हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट और ट्रंकेट दोनों में अंतर क्या है, दोनों से हटता है। डिलीट जो है इसको हम अगर डिलीट करेंगे तो हम वापस ला सकते हैं, लेकिन हम ट्रंकेट करेंगे तो वापस नहीं ला सकते। जैसे हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो हम उसे रिसाइकिल बिन से वापस ले आते हैं, लेकिन अगर हम उसे शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो हम उसे वहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, यानी रिसाइकिल बिन से भी हटा देते हैं। जब परमानेंट हम डिलीट कर देते हैं तो वापस नहीं ला सकते। तो जब डिलीट करते हैं तो हम ला सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, डिलीट के साथ साथ वो कमिट भी करता है, मतलब डिलीट भी किया और कमिट भी किया। तो जब उसने कमिट कर दिया तब हम उस डेटा को ला नहीं सकते। आगे बात करते हैं एसक्यूएल में कोई नई पंक्ति, न्यू रो को टेबल में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट कमांड। हम इंसर्ट की मदद से कोई नया कमांड उसमें जोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग जैसे हमने बताया कि 2+2, तो ये क्या, हमने डेटा दिया 2 दिया, 2 ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है, तो 2+2 इक्वल टू, अगर 2+2 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो ये क्या है, एक्चुअल जो ये आया 4 आया कहां से आया, ये प्रोसेसिंग से आया। तो इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए हमने इनपुट दिया 2+2 और जो आउटपुट आया वो क्या है 4। तो जो ये आया इनपुट को परिवर्तित करने के लिए गतिविधियों और प्रक्रियाओं का क्रम, जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा इनपुट को उपयोगी सूचनाओं या आउटपुट में बदलने का कार्य करता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी की बात करें, मतलब विसंगति की बात करें, तो विसंगति में क्या होता है, डेटा में अलग अलग स्थानों पर किसी एक ही तथ्य का अलग अलग मान होना, डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब एक ही डेटा है, एक ही बात है, उस एक ही चीज को दो जगह अलग अलग तरीकों से लिखा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे कहें, किसी डेटाबेस में किसी कर्मचारी का सैलरी, अब सैलरी तो कोई की एक ही होगी, लेकिन उसे 2 जगह पर रखा गया है, उसमें 2 स्थानों पर संचित स्टोर किया गया है, और किसी एक में परिवर्तन कर दिया गया, दूसरे में परिवर्तन नहीं किया गया। तो उसमें कोई एक परिवर्तन में दोनों स्थान परिवर्तन किया जाना चाहिए।
और ऐसा नहीं होने पर, अगर ऐसा नहीं किया गया, एक में किया गया एक में नहीं किया गया, तो दो अलग अलग मान प्रदर्शित होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। इससे डेटा विसंगति, डेटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। डेटाबेस में डेटा की पुनरावृत्ति, रिडेंडेंसी को रोककर हम डेटा विसंगति, डेटा इनकंसिस्टेंसी को समाप्त किया जा सकता है। अगर हम उसको, इस कमी को दूर कर लें तो इनकंसिस्टेंसी आपकी दूर हो जाएगी। आगे डेटा की सुरक्षा की बात करते हैं, डेटा की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। तो डेटा सुरक्षा का अर्थ है डेटा को अनाधिकृत व्यक्ति अर्थात अनऑथराइज्ड पर्सन की पहुंच से दूर रखना, जो गलत आदमी के हाथ में डेटा न चला जाए, ताकि डेटा में गलत तरीके से परिवर्तन, मॉडिफिकेशन तथा डेटा को नष्ट, डिस्ट्रॉय या डिलीट न किया जा सके। ठीक है, मतलब कोई गलत आदमी के हाथ में चला डिलीट कर सकता है। डेटा की सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता यूजर को डेटा तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले, मतलब डेटा तक वो पहुंच जाए, उसे उसकी जांच करनी चाहिए, उसकी अथॉराइजेशन चेक करना चाहिए कि क्या ये सही आदमी है जिसको हम डेटा दे रहे हैं। आगे डेटा की विश्वसनीयता की बात करते हैं, डेटा की इंटीग्रिटी की बात करते हैं। डेटा में प्रत्येक डेटा का मान सही होना चाहिए, डेटा में प्रत्येक डेटा का मान सही होना चाहिए। डेटा सॉफ्टवेयर किसी डेटा को असंभव मान की जांच करता है। जैसे हमने कहा किसी की एज -5 है, क्या किसी की एज -5 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको हम जान सकते हैं। जैसे हमने कहा मोबाइल नंबर 20 डिजिट का है, क्या मोबाइल नंबर किसी का 20 डिजिट का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें लॉजिकल हैं जो कि गलत है, वो हम समझ सकते हैं। परंतु डेटा को संचित स्टोर करने से पहले भी इसकी जांच करनी चाहिए। जब हम स्टोर करने जा रहे हैं तो चेक कर लें कि ये सही है या सही नहीं। आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर डेटा, डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो डेटाबेस में जो स्टोर किया गया डेटा है, डेटा का प्रत्येक मान, वैल्यू एक दूसरे से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक वैल्यू में हम कोई चेंजेस करें, दूसरे में भी इसका प्रभाव पड़े। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं डेटा की गोपनीयता अर्थात प्राइवेसी ऑफ डेटा की। अगर हम बात करें तो डेटाबेस में डेटा की गोपनीयता अर्थात प्राइवेसी बनाए रखने के लिए यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन किस डेटा को किस सीमा या लिमिट तक देख सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में आप इंफॉर्मेशन को देख तो सकते हो, आपने इंटरनेट बैंकिंग से देख सकते हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, लेकिन आप कोई उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, किसी प्रकार परिवर्तन नहीं। तो डेटा की ये क्या है? प्राइवेसी ऑफ डेटा है। ठीक। आगे डेटाबेस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डेटाबेस में डेटा की पुनरावृत्ति था, डेटा रिडंडेंसी न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब एक ही बात को बार बार न बताया जाए, उसकी जो पुनरावृत्ति है, रिडंडेंसी है, न के बराबर होनी चाहिए। डेटाबेस में डेटा विसंगति, डेटा इनकंसिस्टेंसी नगण्य होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि एक ही आदमी सैलरी दो जगह अलग अलग स्टोर किया, एक दूसरा, तो इस प्रकार की इनकंसिस्टेंसी यानी विसंगति नहीं होनी चाहिए। आगे डेटा विभिन्न उपयोगकर्ताओं, डिफरेंट यूजर द्वारा अलग अलग उद्देश्यों में प्रयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मतलब एक ही डेटा है लेकिन अलग अलग यूजर्स को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखना चाहिए, उन्हें एक्सेस की परमिशन होनी चाहिए। डेटा का प्रत्येक मान, वैल्यू एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर हम डेटा का जो भी प्रत्येक वैल्यू है, मेरा नाम है, मेरा पोजीशन है, मेरा एड्रेस है, तो अब मेरे नाम से मेरे एड्रेस से कोई मतलब नहीं। अब मेरा एड्रेस बदला जा रहा है तो मेरे नाम से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी दूसरे वैल्यू में हम किसी प्रकार का चेंजेस करें तो दूसरे में उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। डेटा रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तर हम बात करते हैं, डिफरेंट लेवल्स की हम बात करें। जो सबसे छोटा लेवल है दैट इज द बिट लेवल। बिट से क्या बना है? कैरेक्टर बना है। कैरेक्टर से क्या बना है? फील्ड बना है। फील्ड से क्या बना है? रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड से क्या बना है? फाइल बना है। और फाइल से क्या बना है? डेटाबेस। तो अगर हम हियरार्की की बात करें डेटा स्टोरेज की तो सबसे लोएस्ट है बिट, बिट के बाद है कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद है फील्ड, फील्ड के बाद है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद है फाइल, फाइल के बाद है डेटाबेस। तो ये आपकी हियरार्की है, इस क्रम में हम इसको समझ सकते हैं। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, बिट से बड़ा कैरेक्टर है, कैरेक्टर से बड़ा फील्ड है, फील्ड से बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से बड़ा फाइल है और फाइल से बड़ा डेटाबेस है। आइए हम और आगे देखते हैं। बिट की बात करते हैं तो बिट मतलब डिजिटल डेटा की सबसे छोटी और मूल इकाई, यूनिट बिट या बाइनरी डिजिट। बिट मतलब बाइनरी
डिजिट जो 0 या 1 है। किसी भी डिजिटल डेटा को कंप्यूटर या स्मृति में बिट के रूप में ही हम स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो बिट के रूप में ही स्टोर होता है। आगे हम कैरेक्टर की हम बात करते हैं। 8 बिट या 1 बाइट किसी कैरेक्टर को निरूपित यानी प्रदर्शित करता है। वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। यानी कैरेक्टर जो है, जो सबसे A B C ये सब क्या है, कैरेक्टर है। तो ये क्या है, एक बिट, ठीक है। तो एक बाइट और 8 बिट से मिलकर ये बना होता है। आगे फील्ड की बात करें। डेटाबेस में मूल डेटा के मान जिस स्थान पर संचित किए जाते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है। जहां पे हम स्टोर करते हैं मान को उन्हें हम फील्ड कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी तार्किक यानी लॉजिकल यूनिट है। सबसे छोटी जो है लॉजिकल, जिसका कुछ मान या अर्थ होता है, आगे हम अगर रिकॉर्ड की बात करें तो एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में संचित अर्थात स्टोर किए गए डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। आगे फाइल की बात करें। फाइल क्या है, एक दूसरे से संबंधित कई रिकॉर्ड का समूह फाइल कहलाता है। फाइल में प्रत्येक रिकॉर्ड एक ही फील्ड द्वारा पहचाना यानी आइडेंटिफाई किया जाता है।